सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत वायुमंडल की परतें। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देखेंगे? वायुमंडल की परतें। कहने का मतलब है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा वायुमंडल क्या है, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर चित्र पर देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है कि वायुमंडल के अंदर कैसे क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, नीचे दर्शाया गया है आपको, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा वातावरण जो हमें चारों तरफ से घेरे है, वही हमारा वायुमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है। ठीक है, परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। इस प्रकार ये ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी भांति? ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वायुमंडल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आपको इतना कहना है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं, जो इसके अंदर का संपूर्ण वातावरण आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे तो यहाँ देखिए, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। ठीक है, पृथ्वी पर लगभग कितना डिग्री तापमान रहता है फ्रेंड्स? तो 15 डिग्री तक का तापमान हमेशा बना रहता है। इससे ज़्यादा कम होता है, जैसे गर्मियों में ज़्यादा तापमान पहुँच जाता है, ठंड में कम आ जाता, मतलब 15 तक तो नॉर्मल है। ठीक है, और बाकी एरिया का हिसाब होता है फ्रेंड्स। यही तापमान पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार होता है। ठीक है, वायुमंडल का विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भाग है। ठीक है, तो कितना सीमित है? 32 किलोमीटर तक ही हमारा जो अच्छा भाग है वो सीमित है। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स अगले पॉइंट में, वायुमंडल का संगठन। कहने का मतलब है एटमॉस्फेयर कंपोजिशन। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है, ये बात आप जानते हो। जितनी गैसें हैं वायुमंडल में सारी पाई जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है आपका, तो याद रखना नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तथा उसके बाद क्रमशः जो है ऑक्सीजन, ऑर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है। ठीक है, इसके अलावा जल वाष्प, धूल के कण तथा अन्य अशुद्धियां भी आसमान में पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा आपने, एक वर्षा होती है अम्लीय वर्षा, वो भी वातावरण का ही एक पार्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से ताजमहल का रंग थोड़ा सा डार्क होता चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये अम्लीय वर्षा के कारण ही जो हमारा ताजमहल है उसका रंग जो है भद्दा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, विभिन्न गैसों का 99% भाग मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। जो गैसें हैं फ्रेंड्स वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं भारी मात्रा में, जबकि धूल कणों व जलवाष्प का 90% भाग जो है अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। कहने का मतलब जो धूल कण होते हैं या जलवाष्प है, ये मात्र और मात्र आपको 10 किलोमीटर के एरिया में ही मिलता है। ठीक है, अब जैसे अगर बात करें कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में है वायुमंडल में, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं फ्रेंड्स बहुत भारी मात्रा में। देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो गौर कीजिएगा कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है, ऑर्गन जो है आपका 0.93% है, और अगर कार्बन डाई CO2 की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है आपका 0.03% है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो है आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, और उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये टोटल मिलाकर कितना हो जाता है फ्रेंड्स? ये सब टोटल मिलाकर आपका 100% हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे वायुमंडल की परतों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना फ्रेंड्स इसे 5 भागों में बांटा गया है, जो हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स ट्रिक? छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो छोड़ से याद रखना फ्रेंड्स क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, सबको से याद रखना है आपको समताप मंडल हो जाएगा, में से याद रखना है मध्य मंडल हो जाएगा। ठीक है, आया से याद रखना आयन मंडल हो जाएगा, बाहर से याद रखना फ्रेंड्स वायुमंडल। तो यहाँ एक ट्रिक भी मिल गई है, क्योंकि इसका क्रम पूछ लिया जाता है। कभी ऐसा होता है रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन क्रमानुसार पूछ लिया जाता है। ठीक है,
तो ध्यान रखना है कि जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन करता है कि निम्न में से सही क्रम बताओ, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से छोड़ सबको मैं आया बाहर, ये एक प्रकार की ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, तो एक एक उठाकर हम उनमें चर्चा करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, दिख रहा होगा आपको सबसे पहले नंबर पे क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की बात करें तो फ्रेंड्स ये दो स्थितियों में पाया जाता है। पहली जो लेयर है वो 0 से 8 किलोमीटर तक, और जो दूसरी इसी क्षोभ मंडल की लेयर 8 से 18 किलोमीटर तक। अगर पूरे की बात करूं तो 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल है। ठीक है, अब देखिएगा, यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब जो मनुष्य हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। ठीक है, जैसे आंधी, तूफान, बारिश, बिजली आदि। अगर क्वेश्चन करता है कि मौसम संबंधित घटनाएं किस लेयर में घटती हैं, तो फ्रेंड्स आपका उत्तर होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, यहाँ देखिए बिजली का चित्र दर्शाया गया और ये तूफान का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो उत्तर होगा आपका वो क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, आगे फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, मीटर फ्रेंड्स की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता जाता है। ठीक है, इसे सामान्य ताप पतन दर भी कहते हैं। कहने का मतलब अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा तापमान घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, इस मंडल की सीमा विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर तक। कहने का मतलब अगर बात करें तो विषुवत वृत्त 18 किलोमीटर तक। ठीक है, ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, ध्रुवों की बात करें तो 8 किलोमीटर तक। ऊपरी क्षोभ मंडल में जेट वायुधारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जलवाष्प धूल कणों का अधिकांश भाग इसी में मिलता है। इसे संवहन या अधोमंडल भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संवहन मंडल किसे कहते हैं, या फिर ये कह सकता है अधोमंडल किसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो आपका क्षोभ मंडल है इसी को कहते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स क्षोभ मंडल आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जो अगला आया हमारा सेकंड ऑफ लेयर वो है समताप मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या समताप मंडल, देखिए इसका विस्तार जो है 18 से 32 किलोमीटर तक सीमित है। ठीक है, समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। कहने का मतलब है समताप मंडल जो है इसमें बादल नहीं बनते। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो बादल वगैरह बनते हैं वो सब क्षोभ मंडल में ही बनते हैं। ये बात पीछे बता चुका हूँ मैं आपको। अगले पॉइंट में गौर करेंगे, इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है वायुमंडल की किस परत में जेट वायुयान उड़ते हैं, तो आपको याद रखना है समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गौर कीजिएगा, कभी कभी इसमें मेघों का निर्माण होता है जिसे हम मूलाभ मेघ कहते हैं। फ्रेंड्स जो बिल्कुल परत के, जैसे हमने आपको बताया क्षोभ मंडल जो है आपका 0 से 18 तक है। कितना है फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल जो पड़ता है आपका पहला वाला वो 0 से लेके 18 तक पड़ता है। ठीक है, तो 18 से 32 के बीच में जो है 18 से 32 के, जो 18 के जस्ट यहाँ बगल वाली जो लेयर पड़ेगी इसी में फ्रेंड्स मूलाभ मेघों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स जिसमें बात करेंगे अगली लेयर की, तो बात करेंगे लेयर नंबर 3। ठीक है, मध्य मंडल या ओजोन मंडल कह सकते हैं। इसका विस्तार जो है ना फ्रेंड्स वो 32 से 60 किलोमीटर तक सीमित है। ठीक है, इसका विस्तार 32 से 60 किलोमीटर तक है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। इसमें क्या होता है, जो तापमान होता है, टेम्परेचर जो होता है ना, ऊंचाई के अकॉर्डिंग घटता है तथा लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी ऊपरी सीमा के बाद पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है। जो ऊपरी सीमा होती है उसमें ताप में वृद्धि आकी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे CFC से बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा एक जो CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो याद रखना, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि CFC की फुल फॉर्म बताओ, तो क्लोरोफ्लोरो और आपका कार्बन याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, CFC। अब ये क्वेश्चन करता है कि ये निकलती कहाँ से, तो फ्रेंड्स AC रेफ्रिजरेटर जैसे चीज़ों से निकलती है। ठीक है, तो याद रखना। और ये जो है ये बहुत ही नुकसानदायी है, किसके लिए, हमारी ओजोन मंडल के लिए, क्योंकि ये हमें किससे बचाता है, तो पराबैंगनी किरणों से बचाता है जो सूर्य से निकलती हैं। फ्रेंड्स अगर पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, मैंने आपको कौन सी किरणें बताई, पराबैंगनी किरणें, अगर ये लेयर एक प्रकार से छलनी का काम करती है, जैसे आप आटा छानते हो ना, छानते हो,
तो आटा छानने में आप क्या करते हो, एक छलनी का यूज करते हो, तो उसी छलनी की तरह ये पराबैंगनी किरणों को हमें बचाता है, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। अगर फ्रेंड्स डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो बहुत नुकसान होगा, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और तापमान में भी जो है वृद्धि आकी जा सकती है, तो ये उनसे हमें बचाता है। अगर फ्रेंड्स बात करें कि ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, वो डाप्सन का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये मध्यमंडल भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4 और या फिर लेयर नंबर 4 कह सकते हो, आयन मंडल। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है फ्रेंड्स 60 से लेके 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, आयन मंडल का विस्तार कितना है, तो 60 से लेके 640 किलोमीटर तक है। ठीक है, देखिए इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी की वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। ठीक है, जिसे लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ, जिसे आयन कहा जाता है या आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं की अधिकता के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल है। ये कण जो होते हैं फ्रेंड्स रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और संचार को संभव बनाते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि संचार मंडल, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहता है क्वेश्चन कि संचार मंडल किसे कहते हैं, तो याद रखना फ्रेंड्स जो संचार मंडल है ना, वो आपका यही वाला मंडल संचार मंडल कहलाता है, क्योंकि इसमें जितनी भी आपके वो होते हैं सैटेलाइट वगैरह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे मोबाइल में नेटवर्क वगैरह आते हैं, तो इससे संचार मंडल इसीलिए बोलते हैं। रेडियो है और भी जिसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह होती है वो सब इसी मंडल में हमें मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगला देखिएगा फ्रेंड्स, अगला आपके सामने दिख रहा होगा आपको बाह्यमंडल या बहिर्मंडल कह सकते हो इसे। ठीक है, तो अगर बात करें 640 किलोमीटर से ऊपर, तो फ्रेंड्स जो बहिर्मंडल होता है या बाह्यमंडल होता है, ये इसकी लेयर जो है ना 640 किलोमीटर से ऊपर अनंत है, इन्फिनिटी है। ठीक है, इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहते हैं। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ गैसों का घनत्व तो बहुत कम पाया जाता है। क्वेश्चन करता है कि गैसों का घनत्व तो किस मंडल में सबसे कम पाया जाता है, तो बाह्यमंडल में या बाह्यमंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन है, ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन धोखे से निकल गया था। तो फ्रेंड्स ये जो पांचों लेयर थी आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए